नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का यूएसजी क्विज में। तो दोस्तों आज जो है कि बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए हिंदी का लगभग जो है कि 200 अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपको हम कंप्लीट करवाने वाले हैं। और ये प्रश्न जो है कि आपका घटना चक्र बुक और लुसेंट बुक से जो है कि कलेक्ट किया गया है, यानी कि पूरा निचोड़ है। जो भी सिलेक्टेड क्वेश्चन था इसमें लिया गया है। तो आपसे शुरू से अंत तक देख लीजिएगा और प्रॉपर इसको नोट डाउन करके नोट्स जरूर तैयार कीजिएगा आप सभी, ताकि लास्ट समय में आप सभी इसका रिवाइज करके अच्छा पेपर में प्रदर्शन कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। फ्रेंड वीडियो को आप सभी लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपना प्यार इस वीडियो पे जरूर दीजिएगा। इतना सा आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सेशन को लाइक कर दीजिएगा आप सभी। और आप सभी के लिए हम स्पेशल जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप बनाए हुए हैं, तो उसको जाके फटाफट ज्वाइन कर लीजिएगा। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी पीडीएफ है हम सारा अब टेलीग्राम पे अपलोड कर देंगे, तो जाके वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन आपका ये बन रहे हैं कि उपकार को मानने वाला को क्या कहते हैं। जो उपकार को मानता है उसे हम सभी क्या कहते हैं। देखिए, अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा, क्योंकि आप सभी को बताते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आप सभी जरूर लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते हैं प्रॉपर वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। तो चलिए बताइएगा आप सभी, उपकार को मानने वाला को हम सभी क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा कृत्यक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है, कृत्यक कहा जाता है, याद रखिएगा आप सभी। अब थोड़ा सा आप सभी अनेक शब्दों के लिए एक शब्द को देख लीजिएगा, जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है। तो याद रखिएगा, जिसके नीचे रेखा हो उसे क्या कहते हैं, रेखांकित कहते हैं। मास में एक बार आने वाला को क्या कहा जाता है, मासिक कहा जाता है। याद करते चलिएगा, ये सभी क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ईश्वर में आस्था रखने वाला को क्या कहते हैं, आस्तिक कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ईश्वर पर विश्वास ना रखने वाला को क्या कहा जाता है, नास्तिक कहा जाता है। फल फूल खाने वाला को क्या कहा जाता है, शाकाहारी कहा जाता है। जिसे कभी बुढ़ापा ना आए हो उसे हम सभी अजर कहते हैं। दया करने वाला को क्या कहा जाता है, दयालु कहा जाता है। जो कभी ना मर सके उसे क्या कहते हैं, अमर कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहा जाता है, सर्वज्ञ कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या कहा जाता है, जो सब कुछ जानता है उसे हम सभी सर्वज्ञ कहते हैं। अगला आप सभी नोट कीजिएगा, सप्ताह में एक बार आने वाला को क्या कहते हैं, साप्ताहिक कहते हैं। क्या कहते हैं जी, साप्ताहिक कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि मांस खाने वाला को क्या कहते हैं, मांसाहारी कहते हैं। और जो हरा जैसे कि फल फूल हो गया उसको जो खाता है उसे हमसे क्या कहते हैं, शाकाहारी कहते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मधुर बोलने वाला को क्या कहा जाता है, तो मृदभाषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मृदभाषी। जो सदा सत्य बोलता है उसे क्या कहते हैं, सत्यवादी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सत्यवादी कहा जाता है, जो सदा सत्य बोलता है। अगला आपसे नोट कीजिएगा, अच्छे आचरण वाला को क्या कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। अच्छे आचरण वाला को क्या कहते हैं, सदाचारी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए जो कम बोलता है उसे हमसे क्या कहते हैं, अल्पभाषी या मितभाषी। दोनों को याद रखिएगा, जो कम बोलता है उसके लिए हम सभी अल्पभाषी या मितभाषी का प्रयोग करते हैं। अगला नोट कीजिएगा, जिसके समान कोई दूसरा ना हो उसे क्या कहा जाता है, अद्वितीय कहा जाता है। जिसके समान कोई दूसरा ना हो, अद्वितीय। जिसको भय ना हो उसे हम सभी निर्भय कहते हैं। जिसको भय ना हो, निर्भय। अधिक बोलने वाला को क्या कहा जाता है, वाचाल कहा जाता है। जो अधिक बोलता है उसे हम सभी वाचाल कहते हैं। अगला नोट कीजिएगा, जो पहले जन्मा हो उसे क्या कहा जाता है, अग्रज कहा जाता है। आगे नोट कीजिएगा, जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहा जाता है। जो पहले जन्मा हो उसे अग्रज कहा जाता है। जो बाद में जन्मा हो उसे अनुज कहा जाता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। जिसका माता पिता ना हो उसे अनाथ कहा जाता है। प्रतिदिन होने वाला को हमसे क्या कहते हैं, दैनिक कहते हैं। वर्ष में एक बार होने वाला को क्या कहते हैं, वार्षिक कहते हैं। देखिए, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में निश्चित है कि 2 से 3 क्वेश्चन आपके पेपर में आएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज्ञा का पालन करने वाला को क्या कहा जाता है, आज्ञाकारी कहा जाता है। दूसरे पर उपकार करने वाला को क्या कहा जाता है, उपकारी कहा जाता है। देखिए, अभी हम एक बार आपको पढ़ाएं, एक बार फिर से आप रिपीट कर लीजिएगा इसको। अगर नोट डाउन करना होगा तो नोट डाउन कर लीजिएगा आप सभी। जिसका कोई मूल्य ना हो उसे क्या कहते हैं, अमूल्य कहते हैं। जो वन में घूमता उसे वंचर कहा जाता है। हिंसा करने वाला को हिंसक कहते हैं। रात में घूमने वाला को निशाचर कहा जाता है। नगर में वास करने वाला को नागरिक कहा जाता है। जो नगर में वास करता है उसे नागरिक कहते हैं। देखने योग्य को दर्शनीय कहा जाता है। ध्यान रखिएगा। तो इतना सा आप सभी इसे जरूर याद कर लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके पेपर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। देखिए फ्रेंड, आपको बताना चाहते हैं बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2025 के लिए
एप्लीकेशन पे क्लासेस लॉन्च कर दिया गया है, जहां पर आपको सभी सब्जेक्ट का तैयारी करवाया जाएगा और ये सफलता बैच के नाम से शुरू किया गया है। सबसे पहले ये समझिए कि इसमें आपको क्या क्या मिलेगा। तो सब्जेक्ट वाइज यानी कि टॉपिक वाइज क्लासेस मिलने वाला है। ऑल सब्जेक्ट का ई बुक मिलेगा, इंपॉर्टेंट PDF मिलेगा, प्लस में इंपॉर्टेंट नोट्स और उसके बाद टेस्ट सीरीज भी आपको दिया जाएगा, ताकि लास्ट समय में आपसे अपना स्कोर पता कर सके कि कितना आपका तैयारी हुआ है। तो अगर 100% सफलता पाना चाहते हैं तो आइए फटाफट कोर्स को ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी ऑफर भी चल रहा है, हो सकता है प्राइस भी बढ़ जाएगा आप सभी का, तो फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का हम आपको तैयारी करवा रहे हैं बेहतरीन तरीके से। जो क्वेश्चन पूछने का पैटर्न है उसी पैटर्न पर आप सभी को तैयारी करवाया जा रहा है। जहां तक होगा उससे आपको हाई लेवल हम तैयारी करवाएंगे, ताकि अगर प्रश्न इधर उधर हो जाए तो आप आराम से प्रश्न को पकड़ लीजिएगा, बना लीजिएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो अगर आपका भी सपना है अब की बार एक सीट पक्का करने का सरकारी कॉलेज में, तो आप सभी अभी से मिशन मोड में तैयारी में लग जाइए, क्योंकि इंतजार करने वालों को उतना ही मिलता है जितना तैयारी करने वाला छोड़ देता है। तो छोड़ना नहीं है, याद रखिएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, अगर प्राइवेट कॉलेज में अगर एडमिशन होता है तो लगभग जो है कि 1 लाख रुपया जो है कि आपका खर्चा हो जाएगा फालतू में। अगर वहीं सरकारी कॉलेज मिल जाता है तो 20 से 25 हज़ार में जो है कि आपका काम हो जाएगा। तो मान लीजिए कि कितना का बचत हो जाता है, पूरा लमसम 80 हज़ार का आपका बचत हो जाता है दोनों साल में। तो इससे अच्छा है कि अभी जो है कि बेहतरीन तरीके से मिशन मोड में तैयारी कर लीजिए, ताकि ये पेमेंट आप बचा सकें और जो आपका सपना है वो कम से कम आपका पूरा हो जाए। और कंपटीशन भी आपकी तावा तोड़ रहने वाला है, तो इसीलिए मिशन मोड में तैयारी कीजिए आप सभी। तैयारी उसी का परफेक्ट होगा जो पहले से तैयारी करेगा और बिल्कुल सही डायरेक्शन में करेगा। तो अगर सही डायरेक्शन में तैयारी करना है तो फटाफट एप्लीकेशन को ज्वाइन करके तैयारी करना शुरू कर दीजिएगा आप सभी। ज्वाइन कैसे करना है, एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लस में कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है। इसके अलावा कर सकते हैं कि डायरेक्ट आप सभी प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं युवा शक्ति जी की कोई सर्च करके, और हम वीडियो भी बना दिए हैं कि कैसे ज्वाइन करना है, देख लीजिएगा ताकि आसानी हो ज्वाइन करने में। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। क्वेश्चन है कि दिए गए अनेकार्थी शब्द का एक अर्थ क्या होगा, यानी कि कनक का अर्थ क्या होगा। देखिए कनक का अर्थ क्या होता है, सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, ध्यान रखिएगा। धतूरा आप सभी देखे होंगे, खाने के बाद नशा आ जाता है धतूरा का, तो ध्यान रखिएगा। और जो सोना भी पा लेता है उसको भी नशा आ जाता है, क्योंकि सोना का कीमत अमूल्य है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सोना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कनक का अर्थ धतूरा भी होता है, सोना भी होता है। तो एक क्वेश्चन पूछा जाता है, कनक कनकते सुगुनी अलंकार में क्वेश्चन पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी, उसमें आपका यमक अलंकार होता है। एक क्वेश्चन लिया गया है, वो आपको देखने के लिए मिलेगा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा कि नीम एक बहुउपयोगी पेड़ है, वाक्य में रेखांकित शब्दों में से तत्सम रूप क्रमशः है। तत्सम शब्द क्या है पता है आप सभी को, जो संस्कृत का शब्द था वही शब्द को उठा के डायरेक्ट हम सभी हिंदी में जो प्रयोग कर रहे थे उसे ही तत्सम शब्द कहते थे। यानी कह सकते कि जो संस्कृत वाला शब्द था उसी को तत्सम कहा जाता है, और उसका जो बदला हुआ रूप है मॉडिफाई को, उसको हम सभी क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। तो इसमें नीम को हम सभी निम्ब कहते थे, ध्यान रखिएगा। इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और पेड़ को हम सभी संस्कृत में वृक्ष कहते थे, तो इसका डी करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा आप सभी। निम्ब हो जाएगा और वृक्ष हो जाएगा। तो निम्ब का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा, निम्ब है तद्भव, ध्यान रखिएगा। पेड़ भी तद्भव है, बदला हुआ है, पर इसका तत्सम अगर बनाना होगा तो इसका निम्ब हो जाएगा और वृक्ष हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, घट का तद्भव रूप क्या है। घट जो है ये तत्सम शब्द है, आपका क्या है, तत्सम शब्द है, यानी कि संस्कृत वाला शब्द है। और तद्भव रूप क्या हो जाएगा, इसका बदला हुआ, तो ध्यान रखिएगा इसे हम सभी घड़ा कहते हैं। ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। याद रहेगा क्या कहा जाता है, घड़ा कहा जाता है। अगला है, बाबा नागा अर्जुन किस भाषा के लेखक हैं। बाबा नागा अर्जुन जो है फ्रेंड ये किस भाषा के लेखक हैं। देखिए फ्रेंड, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं आप इस सेशन को लाइक जरूर कीजिएगा, क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए आपका एक लाइक हमें मोटिवेट कराता है, तो इतना सा काम जरूर कर लीजिएगा। देखिए हम आपके लिए मेहनत करते हैं, बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का कोशिश करते हैं, ताकि आपका एग्जाम में सिलेक्शन हो सके, जो आपका सपना है वो अचीव कर सके। तो हम अपना पूरा एफर्ट लगाते हैं आपके लिए। तो बस आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करना है और अपने दोस्तों में 1 से 2 ग्रुप में जरूर शेयर कीजिए जो बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम का तैयारी कर रहा है। तो इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए आप सभी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप सभी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा मैथिली, ध्यान रखेंगे आप सभी। बाबा नागा अर्जुन किस भाषा के लेखक हैं, मैथिली भाषा के लेखक हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर, कनक से दिन मोती
सी रात में कौन सा अलंकार है। देखिए पिछले बार जो क्वेश्चन पूछा गया था अलंकार से भर भर के क्वेश्चन पूछा गया था। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। कनक से दिन मोती सी रात में कौन सा अलंकार है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें उपमा अलंकार है। देखिए उपमा अलंकार के बारे में आपको बताए हुए हैं कि कैसे आपको पहचानना है। तो देखिए उपमा अलंकार में जो ट्रिक बताए थे आपको कि इसमें सा हो गया, से हो गया, सी हो गया आपको देखने के लिए मिलेगा। बताए हुए थे आप सभी को सरसी भी आपको शब्द देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर देखिएगा से आपको देखने के लिए मिला है, सी देखने के लिए मिला है। तो ये सभी पहचानने का थोड़ा सा एक क्या कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट है जिससे आप पकड़ सकते हैं। तो इसमें उपमा अलंकार होगा, ध्यान रखिएगा। अन्यथा कोई विशेष गुण के बारे में बताता है यहाँ पर, इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी। जैसे कनक का अर्थ क्या होता है, सोना होता है, ध्यान रखिएगा। ये इसके गुण को बता रहा है कि कनक का अर्थ सोना भी होता है, धतूरा भी होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो जाएगा। किसी विशेष शब्द की बात किया जाए, विशेष गुण की बात किया जाए, ध्यान रखिएगा आप सभी। या आप सभी इसको डायरेक्ट याद रखिए कि जहां पर आपको सा हो गया, से हो गया, सी हो गया देखने के लिए मिल जाए, वहां पर आपको उपमा अलंकार टिक कर देना है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है सही स्त्रीलिंग वाला विकल्प है, अन्यथा फिर ढूंढते रह जाइएगा और नहीं पहचान पाइएगा, गलती कर लीजिएगा क्वेश्चन को। तो जो हम आपको बताएं बस उतना याद रखिए। तो हंस का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा। हंसनी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ध्यान रखिएगा आप सभी, जो भी ऑप्शन में ए को टिक करे बिल्कुल राइट आंसर है हंसनी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन में 8 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। तो अलंकार से ही क्वेश्चन दिया हुआ है। चलिए देखिए आपसे पता कीजिए तो कौन सा अलंकार है इसमें। कंकन किंकिन नुपुर धुनि सुनी कहत लखन सन राम हृदय गुनी, इसमें कौन सा अलंकार है जी। तो यहां पर देखिएगा का रिपीट हुआ है ना। तो आपको क्या बताए थे कि अगर एक ही वर्ण बार बार अगर रिपीट हो तो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा जहां एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो वहां पर कौन सा अलंकार होता है, तो याद रखिएगा अनुप्रास अलंकार होता है। याद रहेगा आप सभी को, बिल्कुल याद रहेगा। जैसे आप सभी को एग्जाम्पल भी बताए हुए थे कि चारों चंदन की चंचल किरणें खेल रही है जल थल में। तो यहां पर देखिएगा च च च च आप सभी का रिपीट हुआ था। तो ये जो एप्लीकेशन पे क्लास कवर करवाया गया वहां आपको बताया गया, प्लस में बहुत सारा अलंकार का प्रैक्टिस सेट भी दिए हुए हैं। तो एप्लीकेशन पे भी क्लासेस चल रहा है, जिसको ज्वाइन करना जाके ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर बिल्कुल आपका थ्योरी क्लास वहां पर आप सभी को दिया गया है, बेहतर तरीके से आप सभी को समझाया गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आपसे, क्वेश्चन नंबर 10 है। क्वेश्चन है कि सही पूर्ण रूपेण वर्ण विच्छेद वाला शब्द इनमें से कौन सा है, यानी कि कृपन का सही इसका विच्छेद वर्ण विच्छेद क्या होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, दे दिया जाएगा और पूछ लिया जाएगा। चलिए बताइएगा आप सभी, यहां पर ये क्या लगा हुआ है, ये री है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहां पर आधा का है, याद रखिएगा जो नीचे में लगा हुआ है आधा क को री आकर पूरा किया है, पूरा क बनाया, इसके नीचे में री लगा हुआ है। अच्छा प का निर्माण कैसे होता है आप सभी को पता होगा। इसमें जो आधा प रहता है इसमें आ जब तक नहीं लगेगा तब तक पूरा प का निर्माण नहीं होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये आ इसमें जुड़ता है, उसके बाद पूरा प का निर्माण होता है, ध्यान रखिएगा। उसी प्रकार से न जो है इसमें आ लगा हुआ है, इसको अगर तोड़िएगा तो इस प्रकार से टूटेगा आपका, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये आधा न हो गया और यहाँ पर आ हो गया, और ये दोनों को अगर मिला दीजिएगा तब पूरा न का निर्माण होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या लगता है ये होगा, नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। यहां पर हलंत नहीं है, किसी में कट जाएगा। यहां पर होगा, इसमें भी हलंत नहीं दिया हुआ है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आधा का और यहाँ पर जो आप री देख रहे हैं नीचे में ये वाला, तो ये आपका पूरा री हो जाएगा। उसके बाद फिर प आधा आएगा और उसके बाद यहाँ से अ निकलेगा, उसके बाद यहाँ पर न है, इससे भी अ निकलेगा। ये अगर दोनों को मिला दीजिएगा तो यहाँ पर पूरा न बनेगा, ये दोनों को मिला दीजिएगा तो ये पूरा प का निर्माण होगा, और ये दोनों को मिला दीजिएगा तो यहाँ पर इस प्रकार से निर्माण होगा। तो दोनों को मिला दीजिएगा, अब यहाँ पर तीनों को मिला दीजिए तो ये आपका कृपन हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द पहचानिए। इनमें से कौन सा एक शुद्ध वर्तनी है। देखिए वर्तनी शुद्धि से भी क्वेश्चन आपके पेपर में बहुत ज्यादा पूछा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन में ए हो जाएगा कृष्ण, ध्यान रखिएगा आप सभी। ये बिल्कुल आपका वर्तनी क्या है, शुद्ध है, याद रखिएगा आप सभी, कृष्ण। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि कन कन तेज सुगुणी मद कथा अधिकाय में निम्न में से कौन सा अलंकार है। क्या कहा गया है, कन कन तेज से गुणी मद कथा अधिकाय में कौन सा अलंकार है। इसमें आपका यमक अलंकार हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रहेगा आप सभी को।
अच्छा, यमक अलंकार को कैसे पहचानिएगा? आप सभी बताए थे आप सभी को यमक अलंकार के बारे में कि जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो। क्या बताएं? जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो, वहां पर आपका क्या होता है? यमक अलंकार होता है, और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। परिभाषा अगर नोट करना होगा तो नोट कर लीजिएगा। जहां एक ही शब्द की आवृत्ति दो या दो से अधिक बार हो और दोनों का अर्थ अलग अलग हो, वहां पर क्या होता है? यमक अलंकार होता है। जैसे एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, एक कनक का अर्थ क्या होता है? सोना होता है। और वहीं पर दूसरा कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। जिस दूसरा कनक का अर्थ क्या होता है? धतूरा होता है। तो एक ही शब्द है, दो बार रिपीट हुआ है और दोनों का अर्थ अलग अलग होता है। अगर वही क्वेश्चन पूछा जाए कि एक ही वर्ण की आवृत्ति अगर जहां बार बार हो, तो वहां पर आपका क्या होता है? अनुप्रास अलंकार होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला है, दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो याद रखिएगा, सबका नाम को हम सभी क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। सबका नाम को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर होगा। अगला है, इनमें से कौन सी गजानन माधव मुक्तिबोध के द्वारा रचित रचना नहीं है? अंधा युग, ऑप्शन में ए राइट आंसर हो जाएगा। देखिए, अंधा युग जो है ये आपका गजानन माधव मुक्तिबोध द्वारा रचित रचना नहीं है, जबकि चांद का मुंह टेढ़ा ये आपका गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। भूरी भूरी खाक धूल ये भी इसी का रचना है। नए साहित्यकार का सौंदर्य शास्त्र ये भी आपका गजानन माधव मुक्तिबोध की रचना है। जबकि अंधा युग ये किसकी रचना है? ये रचना जो है आपका किसका है? तो धर्मवीर भारती का है। धर्मवीर भारती की रचना है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, पृथ्वीराज रासोर किसकी लिखी रचना है? तो देखिए, पृथ्वीराज रासोर जो है ये चंद्रबरदाई की है। अगला है, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक कौन है? तो देखिए, सत्यार्थ प्रकाश उपन्यास के लेखक जो हैं दयानंद सरस्वती, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए, इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी। हिंदी साहित्य अकादमी की ओर से हर वर्ष सलाका सम्मान पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? यहां पर नोट कीजिएगा, क्या कहा गया है? सलाका सम्मान पुरस्कार। देखिए, सम्मान पुरस्कार से भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जाता है, तो याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो भाषा संस्कृति में दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए जो भी टिक करे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाषा संस्कृति में सलाका सम्मान पुरस्कार दिया जाता है। अगला है, उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। रघुपति राग राजा राम, इसमें कौन सा अलंकार है? रघुपति राघव राजा राम में कौन सा अलंकार है? तो यहां पता चल गया होगा आप सभी को कि एक ही वर्ण की आवृत्ति यहां पर बार बार हुआ है। र र र र, कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, किस काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक नेता के रूप में अंकित किए गए हैं? प्रिय प्रवास में किए गए। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहा गया क्वेश्चन आप सभी से कि किस काव्य में श्री कृष्ण ब्रज के रक्षक के नेता के रूप में अंकित किया गया है? प्रिय प्रवास में किया गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। मुहावरा से क्वेश्चन है कि अंधे के आगे रोना, इसका अर्थ क्या होगा? अंधे के आगे रोना मुहावरा का अर्थ क्या हो जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, निर्दयी से दया की याचना करना। निर्दयी से दया की याचना करना इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, याद रहेगा, अंधे के आगे रोना का अर्थ क्या होता है? निर्दयी से दया की याचना करना। अगला है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा शुद्ध वर्तनी है, यानी कि अनुकूल जो लिखा जाता है वो किस प्रकार से लिखा जाता है? इसका शुद्ध वर्तनी क्या हो जाएगा? अनुकूल, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इसका वर्तनी शुद्ध है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। दिए गए मुहावरा का सही अर्थ चुनना है। अंक भरना मुहावरा का क्या अर्थ होता है? इसको अंग भरना भी कहते हैं हम सभी, तो याद रखिएगा, गले लगा लेना। ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, संयोग और वियोग किस रस के रूप में है? संयोग और वियोग की यहां पर बात किया गया है। संयोग और वियोग जो है ये किस रस के रूप में है? तो याद रखिएगा, इसे हम सभी श्रृंगार रस कहते हैं। ध्यान रखिएगा, श्रृंगार रस के रूप में है संयोग और वियोग। अगला है, दिए गए वाक्य के लिए शब्द जो है त्रुटि इनमें से कौन सा है? परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी, इनमें से कौन सा भाग जो है कि त्रुटि है?
परीक्षा 2 तारीख के दिन संपन्न होगी कि 2 तारीख को संपन्न होगी, तो यहां पर दिन के दिन ही गलत है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, को का उपयोग करना उचित होगा कि परीक्षा 2 तारीख को संपन्न होगी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? चलिए बताइएगा, इनमें से कौन सा शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आपसे बताइएगा कि समास जो है इसका कितना भेद होता है, नीचे कमेंट करके बताइएगा। देखिए अव्ययी भाव समास में क्या होता है, इसका प्रथम पद जो होता है वो प्रधान होता है, या तो इसमें उपसर्ग देखने के लिए मिलेगा या आपको अव्यय शब्द देखने के लिए मिलेगा। इसमें आपको पराजय, तो पराजय में जो प्रा लगा हुआ है ये आपका उपसर्ग शब्द है। वहीं पर प्रत्यक्ष में जो प्रा जो देख रहे हैं ये भी आपका उपसर्ग शब्द है। आजीवन में जो आ देख रहे हैं ये भी आपका उपसर्ग शब्द है, जबकि पंचनंद में यहाँ उपसर्ग शब्द नहीं है, ध्यान रखिएगा आप सभी, ये आपका पूर्ण शब्द है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें। तो पंचनंद में आपका कौन सा समास हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, जहां पर संख्या गिनती करने के लिए आपको मिल जाए। अगला है, इनमें से द्विगु समास है, तो द्विगु समास क्या हो जाएगा, तो पंचतंत्र। ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पंचतंत्र में कौन सा समास है, द्विगु समास है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आपको क्या बोले, जहां संख्या आपको देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि पंचमुखी हो गया, चौराहा हो गया, तीनमुखी हो गया, तो ये सभी में द्विगु समास होता है, जहां पर संख्या वाला शब्द होता है। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि दिए गए मुहावरे का सही अर्थ वाला विकल्प कौन सा होगा। मुहावरा दिया हुआ है कि 2.5 दिन की बादशाहत का अर्थ क्या होगा, यानी कि 2.5 दिन की बादशाहत मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता हो तो अपना आंसर आपसे नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताते चलिएगा। इतना सा काम आपसे पर डे जरूर कर लिया कीजिए, नेक्स्ट लेवल तक आपका तैयारी होगा। क्योंकि आपसे को बार बार कहते हैं कि क्वेश्चन का आंसर आपसे लिखा कीजिए, क्योंकि जिस क्वेश्चन का आंसर आप लिख देते प्रॉपर वो क्वेश्चन आपको याद हो जाता है। तो इतना सा काम आप पर डे कर लिया कीजिए, देखिए आपका स्कोर जरूर बढ़ेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, थोड़े दिन की शासन शौकत, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन में बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। कुछ आप सभी मुहावरे को याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए अंग अंग ढीला होना का अर्थ क्या होता है, तो बहुत थक जाना इसका अर्थ होता है। आंख दिखाना का अर्थ क्या होता है, तो गुस्सा से देखना, ध्यान रखिएगा, यह गुस्से से देखना। आग दिखाना का अर्थ गुस्से से देखना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आंखों में धूल झोंकना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, धोखा देना। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कान भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, चुगली करना होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला नोट कीजिएगा, मुंह में पानी भर आना का अर्थ क्या होता है, तो दिल ललचाना, ध्यान रखिएगा। मुंह में पानी भर आना का अर्थ क्या होता है, दिल ललचाना। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, अंगूठा दिखाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, देने से साफ इनकार कर देना या समय पर धोखा देना भी होता है। अगला है, ईद का चांद होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत कम दिखना। अगला क्वेश्चन याद रखिएगा, नमक मिर्च लगाना का अर्थ क्या होता है, तो बहुत चढ़ा बढ़ाकर कहना, ध्यान रखिएगा। नमक मिर्च लगाना का अर्थ क्या होता है, बहुत चढ़ा बढ़ाकर कहना। अगला क्वेश्चन याद कीजिएगा आप सभी, भीगी बिल्ली बनना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, डर जाना। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या होता है, कुछ भी असर ना होना। देखिए ये मुहावरा का सिलेक्टेड क्वेश्चन है जहां से आपके पेपर में पूछा जा सकता है, तो इसे आपसे याद जरूर कर लीजिएगा। अगर एक बार में याद नहीं होता है तो 2 से 3 बार इसको जरूर कवर कर लीजिएगा, यहां से प्रश्न आपको देखने के लिए मिल सकता है। घी के दिए जलाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, खुशी मनाना। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, छक्के छोड़ाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बुरी तरह से पराजित कर देना या करना। अगला है कि 4 चांद लगाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, शोभा बढ़ाना। अगला है कान खाना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, शोर करना या परेशान करना। कान खड़ा होना के क्या अर्थ होता है, चौकन्ना होना, ध्यान रखिएगा आप सभी, चौकन्ना होना इसका सही होगा। अगला है कौवे उड़ाना, मुहावरा का अर्थ क्या होता है, घटिया काम करना, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है दाल ना गलना, मुहावरे का अर्थ क्या है, बस ना जलना। अकल का दुश्मन होना, मूर्ख होना। अकल के घोड़े दौड़ना, तरह तरह के विचार आना मन में। आंख चुराना यानी छिपाना। कान कतरना, बहुत चतुर होना। अगला है कि कान पर जू तक ना रेंगना, इसका अर्थ क्या है, कुछ असर ना होना। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, कानो कान खबर ना होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल कुछ पता ना चलना। अगला है नाक में दम करना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है, बहुत तंग करना। अगला है मुंह की खाना,
तो इसका अर्थ क्या होता है? हार मानना, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है मुंह ताकना का अर्थ क्या होता है? दूसरे पर आश्रित होना। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बुरी तरह से हारना। अगला है गले का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत प्यार होना। हवा से बातें करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत तेज दौड़ना। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा, पानी पानी होना का अर्थ क्या होता है? लज्जित होना। देखिए हम थोड़ा सा फास्ट आपको इसलिए करें क्योंकि समय आपके पास कम है, कम समय में बहुत ज्यादा चीज कवर करना है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो आप सभी एकदम बिल्कुल माइंड को फ्रेश करके एकदम बिल्कुल आप सभी फास्ट में कवर कीजिए सारा चीज को। आकाश में बातें करना मुहावरा का अर्थ क्या होता है? बहुत ऊंचा होना। ये रिवाइज करने में आपको काफी मदद करने वाला है, लास्ट समय में एक बार इसे जरूर देख लीजिएगा। खाक छाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दर दर भटकना। होश उड़ाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? शुद्ध बुद्ध खोना। अगला है कि हवा लगाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? असर ना पड़ना। खून चूसना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत परेशान करना। अगला है आंख मारना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? इशारा करना। गले का हार होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत प्रिय होना। ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? बहुत दिनों के बाद दिखाई देना। मैदान छोड़ देना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? हार मान लेना। हाथ साफ करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? ठगना या माला माल करना। अगला है कि आपसे बाहर ना होना का अर्थ क्या होता है? क्रोध से अपने बस में ना करना। मुंह में पानी आना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दिल या मन ललचना। ध्यान रखिएगा। तो ये मुहावरा का कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन था, इसे आप सभी याद जरूर कर लीजिएगा, काफी आपको मदद करने वाला है पेपर में। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन है कि शांत रस में 9वां रस मानने वाला आचार्य को क्या कहते हैं? तो इसे उद्भट कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रहेगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि शांत रस के 9वां रस को मानने वाला आचार्य को क्या कहा जाता है, तो उद्भट कहा जाता है। अगला है निम्न विकल्पों में से निर्देशानुसार वाच्य परिवर्तन का विकल्प चुनिए, यानी कि वाच्य परिवर्तन को चुनना है। वाच्य दिया हुआ है कि हम इतना नहीं चल सकते हैं, इसका भाव वाच्य क्या होगा? यानी कि भाव वाच्य बनाना है यहाँ पर कि हम इतना नहीं चल सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमसे इतना नहीं चला जाता है, ये इसका भाव वाच्य, ध्यान रखिएगा। यानी कि इसके भाव को बताया जा रहा है कि हम इतना नहीं चल सकते हैं या हमसे इतना नहीं चला जाता है। तो ऑप्शन में डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यों में से लोप चिन्ह का सही उदाहरण कौन सा है? यानी कि लोप चिन्ह आपको यहां पर बताना है। तो इस प्रकार से भी प्रश्न आपके पेपर में पूछा जा सकता है। देखिए बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर ये प्रैक्टिस सेट आपको दिया जा रहा है। तो इसीलिए आपसे लास्ट में आपसे स्कोर बताइएगा कि 25 क्वेश्चन में आपसे कितने क्वेश्चन स्कोर कर पा रहे हैं। और फ्रेंड जितने भी जुड़े हुए आपसे क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा। देखिए हम आपके लिए चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं, जितना मेहनत हो सकता है उतना एफर्ट लगा के सारा कंटेंट आपके लिए तैयार करते हैं। बस आपसे क्या चाहते हैं कि सिर्फ क्लास को लाइक कर दीजिए। देखिए हम आपको 100% देते हैं, तो आपका काम क्या है? तैयारी कीजिए आप भी 100%, ध्यान रखिएगा आप सभी। और जितना आप सभी से चाहते हैं कम से कम आपसे क्लास को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, इतना सा काम आपसे जरूर कीजिएगा। तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा भारत की राजधानी डैश है। तो यही जो है कि आपका क्या है? लोप चिन्ह है। तो भारत की राजधानी कहाँ पे है? दिल्ली में है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो लोप चिन्ह की अगर बात किया जाए तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर भी हो जाएगा। तो यही आपका क्या है? लोप चिन्ह है। तो ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित विकल्पों में से बहुब्रीहि समास के शुद्ध विग्रह की पहचान कीजिए। इनमें से कौन सा बहुब्रीहि समास का एक शुद्ध विग्रह है? सबसे पहले ये समझ लीजिए कि बहुब्रीहि समास कहते किसे हैं। तो आप सबको पता होगा कि इसमें ना तो प्रथम पद और ना ही अंतिम पद इसका प्रधान होता है। ध्यान रखिएगा, दोनों में से कोई भी पद इसका प्रधान नहीं होता है, यह किसी तीसरे अर्थ को संबोधित करता है। जैसे कह सकते कि लंबा है उधर, अर्थात क्या होता है? गणेश होता है। या कह सकते हैं कि 10 नंद, जिसका 10 आनंद है, यानी कि 10 सरबला रावण, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण है जो अपना अर्थ छोड़कर किसी दूसरे अर्थ को बताता हो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, खगेश। यानी कि खगों का इस है जो, अर्थात क्या हो जाएगा? गरुड़ हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। खगों का इस है जो, अर्थात क्या हो जाएगा? गरुड़। यह बिल्कुल बहुब्रीहि समास का शुद्ध विग्रह होगा, ध्यान रखिएगा, यह सभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। लंबोदर में क्या होता है? उसका विग्रह करने के बाद लंबा है उदर, जिसका अर्थात क्या होता है? गणेश होता है। अगला है दोहा मात्रिक छंद है, इसके विषम तथा सम चरण में क्रमशः डैश मात्रा होती है। आपको एक लेक्चर जो है कि छंद का देने वाले हैं, जो कि टॉपिक वाइज ही रहने वाला है, जिसमें आपको छंद गिनती करने के लिए बताएंगे कि छंद को आप सभी कैसे गिनती कर सकते हैं कि किसमें कितना चरण होता है।
तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 11 और 13 होता है, ध्यान रखिएगा। अगर विषम की बात किया जाए तो विषम में 11 होता है और सम चरण में 13 होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो उसके लिए एक शब्द होगा। कल के लेक्चर में आप सभी को अनेक शब्दों के लिए एक शब्द आपको बताए थे हम। चलिए बताइएगा आप सभी, जो विषय का ज्ञाता हो उसे हम सभी विशेषज्ञ कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से अंतर का अर्थ नहीं होता है। इनमें से कौन सा एक अंतर का अर्थ नहीं होता है? देखिए, दूरी होता है, बिल्कुल होता है। शेष होता है, बिल्कुल होता है। हृदय भी अंतर का अर्थ होता है, जबकि आकाश अंतर का अर्थ नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो पहले कभी ना हुआ हो उसे हम सभी क्या कहते हैं? जो पहले कभी ना हुआ हो उसे अभूतपूर्व कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभूतपूर्व कहा जाता है। अगला है, दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। वाक्यांश दिया हुआ है कि विज्ञान से संबंध रखने वाला को क्या कहते हैं? जो विज्ञान से संबंध रखता है उसे हम सभी क्या कहते हैं? वैज्ञानिक कहते हैं। देखिए, ये सीरीज आप सभी अगर कवर कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं आपको स्कोर करने में समझ लीजिए काफ़ी आपको हेल्प करने वाला है, ध्यान रखिएगा आप सभी। बिल्कुल आपके एग्जाम पैटर्न पर तैयार किया गया है। जिस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जाता है वही क्वेश्चन आपको दिया जा रहा है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, जहां से पेपर में प्रश्न पूछा जा सकते हैं। तो ये सीरीज आप सभी पर डे जरूर कवर कर लीजिए लास्ट तक, जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता है। देख लीजिए, आपका स्कोर जरूर इंप्रूव होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यानी कि इसमें त्रुटि वाला भाग आपको बताना है। क्वेश्चन दिया हुआ था, वाक्य है कि सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। इसमें कौन सा भाग त्रुटि है? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, सूरज कुंड से नहीं होगा, यहाँ पर सूरज कुंड में होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहाँ पर इसको काट के हटा सकते हैं कि सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। तो ध्यान रखिएगा, यही गलत है आपका, से नहीं होगा। अगला है, रिक्त स्थान को भरने के लिए उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। यानी कि वह खाना डैश चुका है। तो कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि वह खाना जो है वो खा चुका है। ध्यान रखिएगा आप सभी, वो खाना क्या कर चुका है? खा चुका है। तो यहाँ पर खा चुका है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी नंबर। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, जो कहा ना जा सके उसे क्या कहते हैं? तो जो कहा ना जा सके उसे हम सभी अकथनीय कहते हैं, ध्यान रखिएगा, याद रहेगा आप सभी को। जो कहा ना जा सके उसे अकथनीय कहा जाता है। अगला है, जो समय की सृष्टि के अनुकूल हो तो उसे हम सभी समयानुकूल कहते हैं। जो समय की सृष्टि के अनुकूल हो उसे हम सभी क्या कहते हैं? समयानुकूल कहते हैं। यानी कि ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 15 है, जो सब कुछ जानता हो। तो जो सब कुछ जानता हो उसको हम सभी सर्वज्ञ कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या कहते हैं जी? सर्वज्ञ कहते हैं, जो सब कुछ जानता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संबंध कारक का सही उदाहरण है? इनमें संबंध कारक के बारे में बात किया गया है। तो संबंध कारक के बारे में आपको बताए थे ना कि कारक का कितना भेद है? 8 भेद है। चलिए बताइएगा आप सभी, इनमें से संबंध कारक का कौन सा उदाहरण है? तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। संबंध कारक में आपको क्या बताया? इसका चिन्ह क्या होता है? का होता है, की होता है, बताए थे ना आप सभी को। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर देख सकते हैं का दिया हुआ है, दिया है ना कि गंगा का पुत्र भीषण वाण चलाने में बड़े बड़ों के कान काटते थे। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो का के हो गया, का की के हो गया, ये सभी संबंध कारक का चिन्ह है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि मुझे बाजार से कुछ लाना है। वाक्य में से कौन सा सर्वनाम है? मुझे बाजार से कुछ लाना है, तो कुछ किसके लिए प्रयोग होता है पता है? सर्वनाम में आप सभी को सबका नाम को हम सभी क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। तो कुछ होता है अनिश्चित चीज के लिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि यहाँ पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनिश्चयवाचक हो जाएगा। निजवाचक में क्या होता है? इसमें निजी वस्तु का बोध होता है। जैसे कि ये मेरे बारे में कह सकते हैं कि ये काम हम स्वयं कर सकते हैं, यानी कि ये निजी बात हो चुका है। संबंधवाचक में जहां पर संबंध की बात किया जाए। निश्चयवाचक में क्या होता है? जहां पर निश्चित वस्तु या व्यक्ति का बोध हो वहां पर निश्चित होता है। अगला है, जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे क्या कहते हैं? तो जिसकी गर्दन सुंदर हो उसे हम सुग्रीव कहते हैं, ध्यान रखिएगा, डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है लौकिक, इसका अर्थ क्या होगा?
तो जो इस लोक की बात हो उसे हम सभी क्या कहते हैं, लौकिक कहते हैं। जो इस लोक की बात हो, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है पुरुष एवं स्त्री की जोड़ा को क्या कहते हैं, तो इस जोड़ा को हम सभी दंपत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं जी, दंपत्ति कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कार्य को नए ढंग से करने की पद्धति को क्या कहते हैं, तो जो कार्य को नए ढंग से करता है उसे नवीनीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है, नवीनीकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निश्चित समय के भीतर पत्र का उत्तर ना प्राप्त होने की दशा में अनुबोध के रूप में भेजा जाने वाला पत्र को क्या कहा जाता है, तो इसे अनुस्मारक कहा जाता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुस्मारक कहा जाता है। अगला है वही रंग का विलोम शब्द है, तो देखिए वही रंग का क्या होता है, अंतर रंग होता है। ध्यान रखिएगा ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, अंतर रंग होता है वही रंग का। अगला है अनागत का विलोम क्या हो जाएगा, तो अनागत का हो जाएगा आगत। ध्यान रखिएगा आप सभी, आगत हो जाएगा अनागत का। अगला है मुझे बाजार से कुछ लाना है, वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, तो क्या बताएं, मुझे बाजार से कुछ लाना है, तो यहाँ पर कुछ की बात किया गया है, तो अनिश्चित वाचक सर्वनाम हो जाएगा। शायद मेरे ख्याल से ये क्वेश्चन रिपीटेड है आपका। पहला क्वेश्चन ये है कि कृत्यक का विलोम क्या होगा। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा आप सभी। तो कृत्यक का विलोम क्या हो जाएगा, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कृत धन होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, क्या हो जाएगा, कृत धन हो जाएगा। कुछ विलोम शब्द याद रखिएगा जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में काफी ज्यादा पूछा जाता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि अंधकार का क्या हो जाएगा, तो प्रकाश हो जाएगा। अमृत का क्या होगा, विष होता है। अगला नोट कीजिएगा, आलसी का हो जाएगा उद्यमी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, उदय का अस्त होता है। ईमानदार का विलोम क्या होता है, बेईमान होता है। उत्तरी का विलोम क्या हो जाएगा, दक्षिणी हो जाएगा। अगला है कि उधार का क्या हो जाएगा, नगद हो जाएगा। अगला है उपस्थित का विलोम क्या हो जाएगा, अनुपस्थित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उत्तीर्ण का विलोम क्या हो जाएगा, अनुत्तीर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, याचक का विलोम क्या हो जाएगा, दाता हो जाएगा। जय का क्या हो जाएगा, पराजय हो जाएगा। जन्म का नोट कीजिएगा, जन्म का मृत्यु होता है। जड़ का क्या होता है, चेतन होता है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा, गुण दोष का क्या हो जाएगा, अवगुण हो जाएगा। गुण दोष का क्या होता है, विलोम अवगुण होता है। अच्छा, अगर क्रोध का पूछा जाए तो क्या हो जाएगा, क्षमा हो जाएगा। जीवन का विलोम क्या होता है, मरण होता है। सुगंध का विलोम क्या हो जाएगा, दुर्गंध हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आंसर कर लीजिएगा। देखिए ये जितने भी विलोम शब्द आपसे कवर करवाया जा रहा है, मोस्ट सिलेक्टेड क्वेश्चन है जहां से क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा जा सकता है। श्वेत का विलोम क्या होता है, श्याम होता है। इसीलिए सारा क्वेश्चन को आप याद कीजिएगा। विशिष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, साधारण होता है। ध्यान रखिएगा, तो नोट कीजिएगा, विशिष्ट का विलोम क्या होता है, साधारण होता है। यश का विलोम क्या हो जाएगा, अपयश होगा। सज्जन का विलोम क्या होता है, दुर्जन होता है। शांति का विलोम क्या होता है, युद्ध होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, शांति का क्या हो जाएगा, युद्ध हो जाएगा। सावधान का क्या हो जाएगा, लापरवाह हो जाएगा। बलवान का क्या हो जाएगा, शक्तिहीन हो जाएगा। तरल का क्या हो जाएगा, ठोस हो जाएगा विलोम। ध्यान रखिएगा, तरल का ठोस। ज्ञान का विलोम क्या हो जाएगा, अज्ञान हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, दंड हो जाएगा। दयालु का विलोम क्या हो जाएगा, निर्दय हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, क्या हो जाएगा, निर्दय। भूत का विलोम भविष्य हो जाएगा। प्रथम का विलोम क्या हो जाएगा, अंतिम होता है। ध्यान रखिएगा। सचेत का विलोम क्या हो जाएगा, मूर्छित होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। पाप का विलोम क्या होता है, पुण्य होता है। प्रेम का विलोम क्या होता है, घृणा होता है। अगला नोट कीजिएगा, पक्ष का निष्पक्ष हो जाएगा। क्रय का क्या हो जाएगा, विक्रय हो जाएगा। अगला आपसे नोट कीजिएगा, निंदा का हो जाएगा, सस्तुति हो जाएगा। धीर का हो जाएगा, अधीर विलोम हो जाता है। रस का विलोम क्या होता है, नीरस होता है। शीत का विलोम क्या हो जाएगा, उष्ण हो जाएगा। युवा का विलोम क्या हो जाएगा, वृद्ध हो जाएगा। अगला नोट कीजिएगा, स्वतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, परतंत्र हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला नोट कीजिएगा, रक्षक का विलोम क्या होता है, भक्षक होता है। मौखिक का विलोम क्या होगा, लिखित होगा। शुष्क का विलोम क्या हो जाएगा, आर्द्र हो जाएगा। विशाल का विलोम क्या होता है, लघु होता है। जीवित का विलोम क्या होता है, मृत होता है। समान का विलोम क्या हो जाएगा, आसमान हो जाएगा। स्वच्छ का विलोम क्या होता है, प्रदूषित होता है। तो इतना सा क्या कीजिएगा, विलोम शब्द को जरूर याद रख लीजिएगा आप सभी। इतना सा याद रहेगा आप सभी को। जितने सिलेक्टेड थे वो आपको कवर करवा दिया गया है। अगला क्वेश्चन का आंसर करना है आप सभी को। क्वेश्चन है कि इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का उपयोग हुआ है, जिसमें दो कर्म आपको देखने के लिए मिल जाए। क्या कह सकते हैं आप सभी।
राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा, सीता ने राधा को पुस्तक दी। ध्यान रखिएगा आप सभी, इसमें दो कर्म हुआ है, एक तो राधा यहां पर है, सीता ने किसको दिया, राधा को दिया, और क्या दिया, पुस्तक दिया है। ध्यान रखिएगा, तो यहां पर दो कर्म हुआ है, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में आप सभी याद रख सकते हैं, क्या याद रखना है आप सभी को, जैसे कि और नोट कर सकते हैं कि शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, शिक्षक ने विद्यार्थी को पुस्तक दी, तो यहां पर विद्यार्थी और पुस्तक, यहां पर दो कर्म हुआ है। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो जहां पर भी आपको दो कार्य देखने के लिए मिल जाए वहां पर आपका क्या होता है, द्विकर्मक क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगला क्वेश्चन है स्त्रीलिंग शब्द का चुनिए, यानी कि स्त्रीलिंग शब्द इसमें चुनना है। एक दिया हुआ है अभिनेता का अभिनेत्री होता है, अभिनेता का स्त्रीलिंग क्या होता है, अभिनेत्री होता है, तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा। जैसे कि आप सभी को साकर्मक और आकर्मक क्रिया के बारे में बताए हुए थे कि कौन साकर्मक है कौन आकर्मक क्रिया है, हालांकि वो टॉपिक भी आपका आएगा जहां आपको कवर करवा देंगे हम, ताकि आपका प्रश्न मिस ना हो। तो आयुष्मान का स्त्रीलिंग शब्द क्या हो जाएगा, आयुष्मती होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो क्या कह सकते हैं हम सभी, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आयुष्मान का आयुष्मती हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, लड़की खाना खा रही है, वाक्य में कौन सा वचन है, यानी कि लड़की जो है इसमें कौन सा वचन आपको देखने के लिए मिल रहा है। लड़की का बहुवचन क्या होता है, लड़कियां होता है। ध्यान रखिएगा, लड़की का बहुवचन क्या होता है जी, लड़कियां होता है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो आंसर कर लीजिएगा आप सभी, लड़कियां होता है, इसमें एक वचन है। ध्यान रखिएगा, लड़की खाना खा रही है, इसमें एक ही वचन हुआ है। अगर यही कहता कि लड़कियां खाना खा रही है तो यहां पर बहुवचन आपका लग जाता। अगला है उत्तम का विलोम क्या हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 5 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। देखिए फ्रेंड, जितने भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं सेशन को आप सभी लाइक जरूर कीजिएगा, क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा, इतना सा काम आप सभी जरूर कर लिया कीजिएगा। देखिए आपके लिए हम पर डे चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दिया जाए, तो सिर्फ आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करके अपने दोस्तों में कम से कम 1 से 2 ग्रुप में शेयर किया कीजिए जो तैयारी कर रहा है आपके साथ में। तो इसका करेक्ट आंसर अधम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, अगर उत्तम का पूछा जाए तो याद रखिएगा अधम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विकल्प में उचित अवधिवाचक क्रिया विशेषण का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा एक अवधिवाचक क्रिया विशेषण है, जैसे कि कालवाचक और अवधिवाचक वही समय को ही कहते हैं, जैसे कि स्थानवाचक होता है या निश्चयवाचक होता है जहां पर किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध हो। अगर अवधिवाचक या कालवाचक की बात किया जाए तो इसमें समय का बोध होता है। उसी प्रकार से स्थान की बात किया जाए तो उसमें स्थान का बोध होता है, किसी जगह पर, जैसे इधर उधर हो गया, ऊपर नीचे हो गया, तो ये स्थान के बारे में बताता है। जैसे वह हो गया और कोई हो गया तो ये अनिश्चयवाचक में आ जाएगा आपका। वह तो हो जाएगा निश्चित, पर कोई अगर बात किया जाए तो वह अनिश्चित में हो जाएगा। पर नित्य दिन हो गया और लगातार हो गया, ये क्या है, अवधिवाचक है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नित्य दिन कह सकते हैं, लगातार कह सकते हैं, तो ये समय बताएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, इनमें से कौन सा वाक्य वर्तने के कारण अशुद्ध है, यानी कि यहां पर शुद्ध की बात नहीं किया गया, अशुद्ध बताना है। कपिल ने तुम्हारी बहुत प्रतीक्षा देखी, बिल्कुल सही वाक्य है कि कपिल ने तुम्हारी बहुत ही प्रतीक्षा देखी। कुकर्मों के कारण उसके तन पर कालिक पूत गई, ये भी सत्य है, कालिक पूत गई है। महात्मा के सदो उपदेश में जीवन का सार मिलता है, महात्मा के सदो उपदेश से जीवन में सार मिलता है। ध्यान रखिएगा, तो ये दोनों तो गलत हो जाएगा, यानी कि यही आपका क्या है, गलत है। ध्यान रखिएगा, अशुद्ध वाक्य है। महात्मा के सदो उपदेश से जीवन में सार मिलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो इसका सी जो है कि वो क्या है आपका, बिल्कुल अशुद्ध है। अगला है, इनमें से किस वाक्य में खल के सही पर्यायवाची शब्द का प्रयोग हुआ है। यहां पर खल का पर्यायवाची बताना है कि खल का पर्यायवाची क्या होगा। तो खल का जो हो जाएगा वो नयन अत्यंत दृष्ट हो जाएगा, ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन है कि तल्लीन शब्द में उपसर्ग लगा हुआ है, तो इसमें पूरा त और आधा त लगा हुआ है, यही इसका उपसर्ग है। ध्यान रखिएगा आप सभी। उपसर्ग क्या होता है, किसी भी शब्द के आगे में लगता है, तो ऑप्शन में सी इसका करेक्ट आंसर होगा। और प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के पीछे में लगता है और उसका स्वरूप को बदल देता है। अगला है, उचित तत्सम शब्द का चयन कीजिए, निम्नलिखित वाक्य को पूर्ण करेगा। यानी कि तत्सम शब्द यहां पर बताना है कि पति के पिता को डैश कहते हैं। जो पति का पिता होता है उसे हम सभी क्या कहते हैं, ससुर कहते हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसे ससुर कहा जाता है जो पति का पिता होता है, तो तत्सम शब्द जो हो जाएगा ससुर हो जाएगा।
ससुर देखिएगा तो यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो ये तत्सम वाला नहीं है, ध्यान रखिएगा। तत्सम आपका यही होगा, ध्यान रखिएगा, जिसमें कि आधा स का प्रयोग हुआ है और व का प्रयोग हुआ है। याद रखिएगा आप सभी, इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ससुर तो वो तद्भव हो जाएगा। अगला है नीरस का विलोम शब्द है, वो सब सूर लिखा हुआ है। नीरस का विलोम शब्द क्या होगा? सरस हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? तेरी मेरी उसकी बात जो है फ्रेंड, ये किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को, तेरी मेरी उसकी बात किसकी रचना है? यशपाल जी की रचना है। अगला है केदारनाथ मिश्र को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? केदारनाथ मिश्र को क्या कहा जाता है? इसे प्रभात कहा जाता है, ध्यान रखिएगा, बी करेक्ट आंसर होगा। नोट कीजिएगा आप सभी, केदारनाथ मिश्र को क्या कहते हैं? प्रभात कहते हैं। अगला है रविन्द्रनाथ ठाकुर को किस पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? देखिए साहित्य के क्षेत्र में सबसे पहले जो है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर या रविन्द्रनाथ टैगोर के नाम से जानते हैं, 1913 में इसे नोबेल पुरस्कार दिया गया था। साहित्य के क्षेत्र में गीतांजलि को दिया गया था, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर नोबेल पुरस्कार की बात किया जाए तो ये आपका 1900 में स्थापित होता है और 1901 में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अल्फ्रेड नोबेल के नाम पे शुरू किया गया था, 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला है मानव का विलोम क्या हो जाएगा? तो मानव का दानव होता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है कि डैश अधोरेखन चिन्ह का प्रयोग कब किया जाता है? यानी कि ये जो अधोरेखन चित्र दिया हुआ है इसका प्रयोग हम सभी कब करते हैं? महत्वपूर्ण अंश को दर्शाने के लिए हम सभी अधोरेखन चिन्ह का प्रयोग करते हैं, तो डी करेक्ट आंसर होगा। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण अंश को दर्शाने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो अधोरेखन चिन्ह का प्रयोग करते हैं हम सभी। अगला है स्वर तंत्रियों के आधार पर व्यंजनों को कितने भागों में बांटा गया है? स्वर्ण तंत्री के आधार पर यहां पर बात किया गया है, तो ये आपका 2 ही भाग में बांटा गया है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक आपका जो है कि सघोष होता है, यानी कि घोष होता है, और एक आपका अघोष होता है। घोष और एक अघोष होता है, तो यही 2 भागों में इसे बांटा गया है, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन है कि यह गाय अधिक दूध देती है, क्या कहा गया? यह गाय अधिक दूध देती है। उक्त वाक्य में अधिक विशेषण किसकी विशेषता बता रहा है? यानी कि ये अधिक जो है ये किसकी विशेषता को बता रहा है? तो यह गाय अधिक दूध देती है, ये गाय अधिक दूध देती है, तो यहां पर दूध की विशेषता को बता रहा है कि गाय अधिक दूध देती है, ध्यान रखिएगा आप सभी, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि महान का विलोम शब्द है, तो महान का विलोम क्या होता है? तो महान का विलोम क्या हो जाएगा? क्षुद्र हो जाएगा, ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है दिए गए शब्द का सही बहुवचन रूप वाला विकल्प को पहचानिए। यहां पर बहुवचन वाला रूप बताना है। चूटियां का बहुवचन क्या होगा? चलिए बताइएगा तो आप सभी, चूटियां का बहुवचन क्या हो जाएगा? देखिए जहां पर लास्ट में या लगा हुआ है तो सिर्फ इसमें चंद्र बिंदु लगा दीजिएगा तो समझ लीजिए वो उसका बहुवचन बन जाता है। तो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा, चोटियां हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो जहां पर या लास्ट में लगा हुआ है सिर्फ इस पर चंद्र बिंदु और आपको चढ़ा देना है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। दिया हुआ है कि विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया है, यहां पर जो है कि उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा? अपमान किया है या विश्वास किया या विरोध किया या सम्मान किया है? तो तिरस्कार के स्थान पर हम सभी जो रख सकते हैं वो अपमान को रख सकते हैं। ध्यान रखिएगा कि विजय ने अजय का बहुत अपमान किया है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। अगला क्वेश्चन है दिए गए शब्द का विलोम चुने। साध्य का विलोम क्या हो जाएगा? साध्य का विलोम क्या होता है? असाध्य होता है, ऑप्शन में एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो साध्य का क्या होगा? असाध्य होगा। अगला है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। रेखांकित खंड जो है ये आपका रेखांकित खंड है भ्राता की जगह। चलिए बताइएगा आप सभी इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है।
तो कह सकते हैं लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा, लक्ष्मण राम को अपना भाई मानता है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो लेखक अक लगा हुआ है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां पर देखिए हलंत भी लगा हुआ है, तो ये आपका नहीं होगा, याद रखिएगा, पूरा का लगेगा। तो ये अक जो है यही लगा हुआ है, लेखक अक। तो बोल के उच्चारण करके देखिएगा तो आपको पता चल जाएगा। अगला है जो गरीबों की सहायता करते हैं वे धर्मात्मा होते हैं। यह वाक्य किस प्रकार का है? जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। तो ये आपका एक मिश्र वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, ये मिश्र वाक्य हो जाएगा। जैसे सरल वाक्य क्या होता है? राम खाना खाया, ये सरल वाक्य है। राम पुस्तक पढ़ा, सरल वाक्य है। राम और श्याम ने पुस्तक पढ़ा, ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे मिश्र वाक्य में जैसे बताया कि जो गरीबों की सहायता करता है वो धर्मात्मा होता है, ये मिश्र वाक्य है। जैसे कि वह कौन व्यक्ति है जिसने महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है, ये आपका मिश्र वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा। जहां पर आपको बहुत ज्यादा बड़ा देखने के लिए मिल जाए, जहां पर आपको उल्टा पुल्टा शब्द देखने के लिए मिल जाए या अटपटा आपको देखने के लिए मिल जाए, बस डायरेक्ट आपको मिश्र वाक्य टिक कर देना है, ध्यान रखिएगा। पर जहां पर आपको दो शब्द देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि राम और मोहन कल खाना खाएगा या राम और मोहन ने खाना खाया, जैसे तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये आपका क्या है? संयुक्त क्रिया है। तो जैसे कि तुम प्रतिदिन पढ़ने आया करो, ये आपका संयुक्त क्रिया का उदाहरण है। और यही कहते कि तुम पढ़ने आया करो, ये आपका सरल क्रिया होता है, ध्यान रखिएगा, यानी कि सरल वाक्य होता है। अगला है कौन सा विराम चिन्ह पूर्ण विराम के बाद सर्वाधिक प्रयुक्त होने वाला है? पूर्ण विराम ये होता है आपका जो कि किसी भी शब्द पूरा हो जाने के बाद, यानी कि वाक्य पूरा हो जाने के बाद हम सिर्फ पूर्ण विराम का प्रयोग करते हैं। पर पूर्ण विराम के बाद जो सर्वाधिक प्रयुक्त होता है वो कौन सा होता है? प्रयुक्त होने वाला शब्द कौन सा है? अल्प विराम प्रयोग होता है, ध्यान रखिएगा। पहला क्वेश्चन ये है कि धरती माता की पूजा करनी चाहिए, पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। तो धरती का जो पर्यायवाची होगा वो क्या होगा? यहां पर जो रेखांकित शब्द देख रहे हैं धरती, इसका पर्यायवाची क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वसुधा, ध्यान रखिएगा आप सभी। वसुधा जो है फ्रेंड ये धरती का पर्यायवाची है, याद रखेंगे आप सभी। अगर हमसे बात करें कि पृथ्वी का पर्यायवाची यानी कि धरती का पर्यायवाची क्या होता है, तो अंचला होता है, अवनी होता है, छति होता है, धरती होता है, भूमि होता है, मही होता है, मैदनी होता है, वसुधा होता है और वसुंधरा होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा पर्यायवाची से, याद कर लीजिएगा आप सभी। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कमल का पर्यायवाची, तो कमल का अरविंद होता है, उत्पल होता है, नलिन होता है, पुष्कर होता है, राजीव होता है, सरोज होता है, जलज होता है, पंकज होता है और नीरज होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये कमल का पर्यायवाची है। साथ साथ में आपसे बोलते चलिएगा तो प्रश्न आपको याद होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी, क्योंकि आप सभी को हम बार बार कहते हैं कि प्रश्न को याद कीजिए आप सभी, क्योंकि जब तक प्रश्न को याद नहीं कीजिएगा तो समझ लीजिए पेपर में बना नहीं पाइएगा, कन्फ्यूजन आपको कर देगा। तो प्रश्न आपकी जुबान पे होना चाहिए, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगर प्रश्न याद करने का क्षमता आ गया है तो समझ लीजिए इस फील्ड का बादशाह आप ही है। फिर आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? नभ होता है, गगन होता है, अंबर होता है, आसमान होता है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जहां से पूछा जा सकता है उसी को मेंशन किया गया है। पानी का क्या होता है? जलज होता है, नीरज होता है, वारी होता है और सलील होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वहीं पर धरती का बताए पृथ्वी, भू, भूमि, वसुंधरा। उसके बाद वायु का क्या होता है? पवन होता है, अनिल होता है, सिमर होता है और हवा होता है। जंगल का क्या होता है? तो विपिन होता है, कानन होता है, वन होता है, आर्नय होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। याद रहेगा, इतना सा पर्यायवाची जरूर याद कर लीजिएगा जहां से प्रश्न बन सकता है पेपर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि विकल्पों में दिए गए किस वाक्य में निम्न शब्द के सही पर्यायवाची का प्रयोग किया गया है? यानी कि मछली का पर्यायवाची का प्रयोग जो है किसमें किया गया है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है आपके पास। तो मछली को हम सिर्फ मत्स्य भी कहते हैं, तो ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। मत्स्य जल में रहती है, ये बिल्कुल सही है मछली का पर्यायवाची के तौर पर, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि मछली का पर्यायवाची होता क्या क्या है, तो मीन होता है, मत्स्य होता है, झक होता है, झस होता है, जल जीवन होता है, सफरी होता है और मकर भी होता है, ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा। अगर क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए, नोट कर लीजिएगा, पक्षी का क्या होता है? तो खग होता है, चिड़िया होता है, गगनचर होता है, पखेरु होता है, नभचर होता है।
उसके बाद अगला नोट कीजिएगा, पुष्प का पर्यायवाची क्या होता है? फूल, सुमन, कुसुम और प्रसून होता है। वहीं पर भौरा का पर्यायवाची की बात किया जाए तो भ्रमण हो जाएगा, भंवरा हो जाएगा, सारंग हो जाएगा और मधुप हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। आगे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि हिमालय का पर्यायवाची क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा हिमालय का पर्यायवाची होता है हिमाचल होता है, गिरिराज होता है और पर्वतराज होता है। कमल का बताएं कि पंकज, नीरज, सरोज, जलज भी होता है। पहाड़ का पर्यायवाची क्या होता है? पर्वत होता है, गिरि होता है, अंचल होता है, नग होता है और भूधर होता है। याद रखिएगा आप सभी। अगला नोट कीजिएगा, नदी का पर्यायवाची सरिता, तटीना, सरी और सारंग होता है। वहीं पर तालाब का पर्यायवाची क्या होता है? सरोवर होता है, जलाशय होता है, सर होता है, पुष्कर होता है और पोखर होता है। मेरे साथ में आपसे रिपीट करते चलिएगा। तालाब का क्या बताएं? सरोवर, जलाशय, सर, पुष्कर और पोखर होता है। दिन का पर्यायवाची क्या होता है? दिवस होता है, दिवा होता है, वार होता है और परिमाण होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा दिवस, दिवा, वार और परिमाण होता है। इतना आप सभी 1 से 2 बार रिपीट कीजिएगा तो चीजें आपको याद हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, तो याद जरूर कर लीजिएगा। अगला है हिंदी में लिंग जो है ये कितने प्रकार के होते हैं या लिंग के कितने भेद होते हैं हिंदी में। आप सबको पता होगा कि हिंदी में अगर बात किया जाए तो हिंदी में आपका 2 ही लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग और एक पुल्लिंग होता है। तो 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बट अगर संस्कृत की बात किया जाए तो इसमें 3 लिंग होता है, एक स्त्रीलिंग, एक आपका पुल्लिंग होता है और एक उभयलिंग होता है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग नहीं है? इनमें से कौन सा पुल्लिंग नहीं है? क्या लगता है? उच्चारण करके देखिए। हाथ क्या है? बहुत लंबी है? नहीं, हाथ बहुत लंबा है या हाथ बहुत बड़ा है? पुल्लिंग शब्द है। दही खट्टी होती है? नहीं, दही खट्टा होता है। दही हमेशा पुल्लिंग शब्द है। ध्यान रखिएगा आप सभी। नदी बह रही है? ध्यान रखिएगा, नदी बह रहा है नहीं, नदी बह रही है। तो ये आपका क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है, पुल्लिंग शब्द नहीं होगा। ध्यान रखिएगा। तो इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जबकि पानी आपका पुल्लिंग शब्द है। तो नदी क्या हो जाएगा? उच्चारण करके देखिएगा, नदी बह रही है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो यहां पर ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा, बाकी बात ये सभी आपका पुल्लिंग शब्द है। उच्चारण कीजिएगा तो आंसर आपको निश्चित मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्वंद्व समास का सही उदाहरण नहीं है? ज्यादातर बच्चे जो है कि यहां पर गलती करता है, पूरा प्रश्न को नहीं पढ़ता है कि क्या क्वेश्चन दिया गया है और डायरेक्ट आधा पढ़ के आंसर दे देता है और क्वेश्चन गलती हो जाता है। तो पूरा प्रश्न पढ़ा कीजिए कि क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, कि कौन सा द्वंद्व समास नहीं है। तो द्वंद्व समास में आपको क्या बताएं? जहां पर विरोध हो या अपोजिट वर्ड देखने के लिए मिल जाए, जैसे कि छल कपट, ये आपका द्वंद्व समास है। सुख दुख द्वंद्व समास है। नाक कान द्वंद्व समास है। अन्यथा योजक चिन्ह आपको बीच में देखने के लिए मिलेगा। जितने भी विपार्थक शब्द देखते हैं, विलोम शब्द, वो द्वंद्व समास का ही उदाहरण है। भात दाल हो गया, लोटा डोरी हो गया, माता पिता हो गया, ये सभी क्या है? ये सभी द्वंद्व समास का उदाहरण है। जबकि आपका उपकल जो है ये आपका क्या है? अव्ययी भव समास है। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्या है उपकल जी? अव्ययी भव समास है। अव्ययी भव समास में क्या होता है? प्रथम पद इसका प्रधान होता है, जबकि द्वितीय पद क्या होता है? गौण हो जाता है, यानी कि उसको कम महत्व दिया जाता है। अन्यथा इसमें अव्यय शब्द या उपसर्ग शब्द लगा रहता है आगे में। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये जो उप आप देख रहे हैं ये क्या है? एक उपसर्ग शब्द है। ध्यान रखिएगा आप सभी। तो ये क्या हो जाएगा? अव्ययी भव समास हो जाएगा। बाकी बात जो है ये आपका द्वंद्व समास का उदाहरण है। तो क्वेश्चन कहा गया था कि इनमें से कौन सा जो है कि द्वंद्व समास नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं है। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा आप सभी, कि निम्नलिखित प्रश्नों में से 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द के लिए सही द्विगु समास के विग्रह का विकल्प होगा। इनमें से द्विगु समास के विग्रह की बात किया गया है। सप्त तंत्र में जो है ये द्विगु समास है, पर इसका समास विग्रह क्या होगा? द्विगु समास में क्या होता है? जितने भी संख्या वाला चीज है, जैसे कि दशानंद हो गया, पंचमुखी हो गया, तिराहा हो गया, जितने भी गिनती करने के लिए मिल जाए वहां पर द्विगु समास होता है। क्या कह सकते हैं आप सभी? सब तंत्र का अगर विग्रह किया जाए, समास विग्रह, तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 7 तंत्रों का समाहार को हम सभी क्या कहते हैं? सब तंत्र कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा।
क्लियर है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। फ्रेंड आप सभी क्लासेस को लाइक जरूर कीजिएगा जितने मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, बस इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए। देखिए हम कोशिश करते हैं कि आपके लिए बेहतर से बेहतर कंटेंट लाएं, बस आपको क्या करना है, क्लास को लाइक करके शेयर करना है आप सभी को, बस इतना सा काम कर लिया कीजिए। अपने दोस्तों में जो भी ग्रुप में आप तैयारी करते हैं वहाँ कम से कम 1 से 2 ग्रुप में जरूर शेयर किया कीजिए, बस इतना सा काम जरूर कर लिया कीजिए। जितना हो सकता है, जितना हम सफर सकता है हमसे, आपको बेहतर से बेहतर देने का कोशिश करते हैं, अपना 100% आपको देते हैं हम। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर कीजिएगा आप सभी। संधि विच्छेद से क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि प्लस अपि यानी कि यदि धन अपि से क्या होता है, यदापि बनता है। इसमें किस स्वर संधि का उदाहरण है, यानी कि ये कौन सा स्वर संधि का उदाहरण है बताना है ये आपको। तो इसमें यन स्वर संधि का उदाहरण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। अभी आपको एक संधि का क्लास देंगे, उसमें आपको बताएंगे कि संधि कैसे पहचानिएगा आप सभी, और कौन सा संधि है, किसमें स्वर संधि लगा हुआ है, किसमें गुण संधि है, किसमें यन संधि है, ये सारा चीज़ हम आपको बताने वाले हैं। एक लेक्चर आएगा, पूरा डिटेल में आपको कवर करवा दिया जाएगा वो टॉपिक वाइज में, क्योंकि वो बताने में फिर समय ज़्यादा लगेगा आपको। निम्नलिखित शब्दों में से स्वर संधि को पहचानिए। इनमें से स्वर संधि को पहचानना है कि किसमें स्वर संधि है। तो जिसमें आपको आल लगा देखने के लिए मिल जाए तो सबसे पहले प्राथमिकता वहीं देना है, उसी में स्वर संधि आपको देखने के लिए मिलेगा। तो पुस्तकालय में जो है कि स्वर संधि है, ध्यान रखिएगा ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, याद रहेगा आप सभी को। और स्वर संधि में भी ये दीर्घ स्वर संधि है, इसमें ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि संज्ञा, सर्वनाम, अव्यय, क्रिया और कारक के आधार पर उत्तर दीजिए। आज धन डैश कोई नहीं पूछता। तो यहाँ पर जो आप सभी देख रहे हैं, यहाँ पे कौन सा शब्द आ जाएगा कि आज धन के बिना कोई नहीं पूछता। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और बिल्कुल सही बात है कि आज के युग में धन के बिना कोई नहीं पूछता। ध्यान रखिएगा, धन है आपके पास तो सब चीज़ है आपके पास, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन में ए करेक्ट आंसर होगा, आसान था। अगला है उपयुक्त मध्यम पुरुष से वाक्य पूर्ण कीजिए। डैश व कार्य ना करे। मध्य पुरुष की बात यहाँ पर किया गया है, जैसे कि हम हो गए, जैसे हम हो गया, मैं हो गया, ये सभी क्या है, ये उत्तम पुरुष है। जैसे कि आप हो गए, आप हो गए, उसके बाद जो है कि तुम हो गए, ये सभी क्या है, ये सभी मध्य पुरुष का उदाहरण है। तो आप वह कार्य ना करे, ये बिल्कुल सही उचित शब्द होगा, ध्यान रखिएगा। तुम वह कार्य ना करे ये नहीं होगा, ध्यान रखिएगा। आप वह कार्य ना करे बिल्कुल उचित शब्द होगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है पुस्तक से कौन सा विशेषण बनेगा। इनमें पुस्तक से विशेषण बनाना है, तो इसका ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुस्तक का अगर विशेषण बनाना है तो ये पुस्तकीय हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर होगा। जबकि पुस्तकें क्या हो जाएगा, बहुवचन हो जाएगा। अगला है डैश या कपड़ा है रिक्त स्थान के लिए उचित निश्चित परिणामवाचक विशेषण है। यहाँ पर परिणामवाचक विशेषण की बात किया गया है। देखिए लाल, ये क्या है, उसकी गुण को बता रहा है तो ये गुणवाचक हो जाएगा। थोड़ा हो गया, थोड़ा हो गया, बहुत हो गया, तो ये अनिश्चित परिणाम बोधक विशेषण हो जाएगा। जबकि सुंदर, ये भी आपका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। 5 मीटर कपड़ा, ये आपका परिमाणवाचक विशेषण होगा, ध्यान रखिएगा कि 5 मीटर कपड़ा हो गया या 10 मीटर रस्सी हो गया, ये सभी परिणाम या परिमाण को बताता है। ऑप्शन में ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। और परिमाणवाचक में भी 2 होता है, एक निश्चित एक अनिश्चित होता है। निश्चित में जैसे कि 5 मीटर कपड़ा हो गया, 10 मीटर रस्सी हो गया, तो ये निश्चित बात किया जाता है। और अनिश्चित में क्या होता है, कुछ मीटर कपड़ा, कुछ मीटर रस्सी, तो ये अनिश्चित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम सभी क्या कहते हैं, तो उसे हम सभी क्रिया कहते हैं, ध्यान रखिएगा आप सभी। वाक्य के जिस पद से किसी कार्य के होने का पता चले उसे हम सभी क्या कहते हैं, क्रिया कहते हैं। याद रहेगा आप सभी को, एक साकर्मक क्रिया, एक आकर्मक क्रिया को याद रखिएगा, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है पेपर में कि कौन सा साकर्मक है और कौन सा आकर्मक है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से विशेषण से संबंधित अशुद्ध वाक्य की पहचान करें। इनमें से विशेषण से संबंधित कौन सा एक अशुद्ध वाक्य है। 4 ऑप्शन दिया हुआ है, चलिए बताइएगा आप सभी, ऑप्शन को पढ़िए क्या कहना चाह रहा है। विशेषण से संबंधित अशुद्ध वाक्य, तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। मेरी गाड़ी ऐसी नहीं जैसी आपकी कार है, ये विशेषण से संबंधित क्या है, अशुद्धि है, ध्यान रखिएगा आप सभी, यानी कि अशुद्ध वाक्य हैं। जो आप सभी ऐसी और जैसी जो देख रहे हैं, ये सर्वनामिक विशेषण के प्रकार की तरह यूज नहीं हुआ है, ध्यान रखिएगा। जबकि मुझे वैसा आदमी मत समझो, ये आपका सर्वनामिक विशेषण के तौर पर
आपका जो कि प्रयोग हुआ है, मैं ऐसे वैसे लोगों से दोस्ती नहीं करता, इसमें भी जो कि सर्वनामिक विशेषण है। वह आदमी मेरे घर आया है, इसमें भी सर्वनामिक विशेषण है, ध्यान रखिएगा आप सभी। यानी कि ये सभी तो विशेषण की दृष्टि से बिल्कुल सही है, पर सही नहीं है ऑप्शन नंबर डी, यही अशुद्ध वाक्य है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि क्रिया विशेषण शब्द होते हैं। क्रिया विशेषण शब्द क्या होते हैं? तो क्रिया की विशेषता जो बतलाते हैं उसी को हम सभी क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। अगला है, दिए गए वाक्य में क्रिया ज्ञात कीजिए। श्याम सोता है, इसमें कौन सा क्रिया है? अभी बताए थे कि साकर्मक क्रिया और आकर्मक क्रिया के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पर दिया हुआ है कि श्याम सोता है, इसमें कौन सा क्रिया हो जाएगा? तो सिंपल से है, आपको बताया है कि इसमें क्या और कहाँ आपको यूज करना है। क्या और कहां आपको उच्चारण करना है। तो क्या बोले? श्याम सोता है। क्या सोता है? श्याम सोता है, क्या सोता है? पता है? नहीं जवाब मिला। अगर जवाब मिल जाए तो समझ लीजिए साकर्मक क्रिया होगा, अगर जवाब नहीं मिले तो समझ लीजिए आकर्मक क्रिया है। जैसे उच्चारण कीजिए, श्याम सोता है, क्या सोता है? पता नहीं है। या कह सकते कि श्याम खेलता है, क्या खेलता है? श्याम खेलता है, क्या खेलता है? तो ये आकर्मक क्रिया होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। या श्याम हंसता है, क्या हंसता है? पता है? नहीं। दांत हंसता है, नहीं हंसता है। तो क्या कह सकते हैं? आकर्मक क्रिया है। अगर यही कहते हैं कि श्याम बेड पर सोता है, तो कहाँ सोता है? बेड पर सोता है, ये साकर्मक क्रिया होगा। श्याम फुटबॉल खेलता है, क्या खेलता है? श्याम फुटबॉल खेलता है। यहां पर जवाब आपको मिल रहा है, यहां पर साकर्मक क्रिया होगा, ध्यान रखिएगा। समझ में आए? अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जहां पर कहां और क्या का उच्चारण करते हैं और सवाल का जवाब मिल जाता है, समझ लीजिए वहां साकर्मक क्रिया होगा। अगर नहीं मिलता है तो समझ लीजिए आकर्मक क्रिया हो जाएगा। वो दोनों को पकड़ के रखिएगा, वहां से आराम से क्वेश्चन बना लीजिएगा। निम्नलिखित शब्दों में से भाववाचक संज्ञा ज्ञात कीजिए। तो आपको बताएं कि संज्ञा का 5 भेद होता है। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक बताएं, जिसमें कि पूरा समूह का बोध हो। द्रव्यवाचक में क्या होता है? जिसे नापा तौला जा सके, जैसे घी हो गया, तेल हो गया, सोना हो गया। जातिवाचक में क्या होता है? जो पूरी जाति को बताता हो। भाववाचक में किसी की भाव को दर्शाता हो या गुण को दर्शाता हो। और व्यक्तिवाचक में जैसे किसी नाम की बात किया, जैसे राम हो गया, या किसी देश का नाम हो गया, जैसे भारत हो गया या इंग्लैंड हो गया, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा है, जहां किसी एक व्यक्ति का बोध हो। तो ये कह सकते हैं भाववाचक संज्ञा जो है सत्य है, ध्यान रखिएगा। क्या लगता है? सत्य को आप प्लेट में परोस दीजिएगा, परोस सकते हैं? नहीं परोस सकते हैं, ये आपका भाववाचक संज्ञा है। तो जिसे आप सभी कहीं रख नहीं सकते हैं या कहीं आप सभी कह सकते हैं कि जो अदृश्य है, वो आपका भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। जैसे कह सकते हैं कि एक बूढ़ा आदमी, तो बूढ़ा तो जातिवाचक है, पर अगर वही कहे बुढ़ाड़ी कहें तो उसकी विशेषता है, ध्यान रखिएगा। यानी कि उसके गुण को बता रहे हैं कि वो बुढ़ाड़ी है, ध्यान रखिएगा, बुढ़ाड़ी आ चुका है, तो वो भाववाचक हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। पुस्तक क्या है? ये जातिवाचक संज्ञा है, ध्यान रखिएगा। पुस्तक की अगर बात किया जाए तो पुस्तक तो बहुत सारा पुस्तक होता है, एक पुस्तक है नहीं। अगर वही किसी पुस्तक का नाम लेके बोला जाए कि ये रामायण की पुस्तक है, तो वो आपका व्यक्तिवाचक होगा, ध्यान रखेंगे आप सभी। वाराणसी, वाराणसी तो एक नाम आ रहा है, एक ही चीज का बोध हो रहा है, यहां पर व्यक्तिवाचक होगा। शेर क्या हो जाएगा? ये आपका जातिवाचक होगा। अगर शेर की बात किया जाए तो शेर एक ही नहीं होता है, शेर में पूरा फैमिली जितना है, यानी कि उस कह सकते हैं कि जाति का जितना भी शेर है वो शेर के अंतर्गत आ जाएगा। क्लियर है? अगर वही शेर का नाम रख दिया जाए तो वहां पर फिर व्यक्तिवाचक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सरल वाक्य का उदाहरण है? एक होता है सरल वाक्य, एक मिश्र वाक्य और एक संयुक्त वाक्य। जैसे अगर मिश्र वाक्य की बात किया जाए, कौन व्यक्ति है जो महात्मा गांधी का नाम नहीं सुना है? तो जहां पर आपको बहुत ज्यादा लंबा वाक्य देखने के लिए मिल जाए, वहां पर आपका मिश्र वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा। संयुक्त वाक्य में क्या होता है पता है आप सभी को? जैसे कह सकते हैं कि राम और मोहन सोएगा, ये आपका संयुक्त वाक्य है। राम और मोहन पढ़ेगा, संयुक्त वाक्य है। अगर यही कहते कि राम पढ़ेगा, ये सरल वाक्य होगा। राम पढ़ेगा सरल वाक्य होगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में ए, उसके आने का समय निश्चित नहीं है, ये आपका सरल वाक्य है। उसके आने का समय निश्चित नहीं है, सरल वाक्य है। अगर यही कहते उसके आने का समय निश्चित है और जाने का भी समय निश्चित है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? संयुक्त वाक्य होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं, डैश वाक्य है इसमें।
जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। इसमें मिश्र वाक्य लगा हुआ है। आपको क्या बताएं कि जहां पर बहुत ज़्यादा लंबा लेंथ देखने के लिए मिल जाए वहां पर आपको टिक कर देना है मिश्र वाक्य में। ध्यान रखिएगा, आप सभी अटपटा शब्द इसमें देखने के लिए मिलेगा आपको। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा कि जो गरीबों की सहायता करते हैं वो धर्मात्मा होते हैं। बी करेक्ट आंसर होगा। अगला है औपचारिक शब्द में परतीय हैं। हम छोटा छोटा चीज आपको बता रहे हैं जिससे कि आप पहचान कर सकते हैं। औपचारिक शब्द में परतीय लगा हुआ है, तो परतीय क्या बताएं आपको, ये किसी भी शब्द के पीछे में लगकर उसका स्वरूप को बदल देता है। उपसर्ग किसी भी शब्द के आगे में लगता है और परतीय किसी भी शब्द के पीछे में लगता है। उच्चारण करके देखिए, औपचारिक इक लगा हुआ है, इक परतीय लगा हुआ है, तो आप सभी कह सकते हैं ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, कौन सा शब्द प्रति उपसर्ग से नहीं बना हुआ है। तो उपसर्ग की बात क्या है, तो आपको बताएं कि शब्द के आगे में उपसर्ग शब्द लगता है। इनमें से कौन सा शब्द जो है प्रति उपसर्ग से नहीं बना है, तो प्रतिवादी तो बना हुआ है, यहीं पर दिख रहा है। प्रत्येक, ये भी आपका प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। प्रत्येक, ये भी आपका प्रति उपसर्ग से बना हुआ है। प्रकाश जो है ये इसमें प्रति नहीं लगा हुआ है, सिर्फ पूरा लगा हुआ है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। अगला है, निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरा एवं लोकोक्ति का सही विकल्प छांटिए। आंख उठाकर ना देखना, इसका सही अर्थ क्या होगा मुहावरे में या लोकोक्ति में। आंख उठाकर ना देखना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, ध्यान ना देना या तिरस्कार करना, ध्यान रखिएगा दोनों हो जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा, निर्देश दिए गए प्रश्न में मुहावरे एवं लोकोक्तियों का सही विकल्प छांटिए। नया 9 दिन और पुराना 100 दिन, इसका सही मुहावरा का अर्थ क्या होगा। नया 9 दिन का होता है और पुराना 100 दिन का होता है, इसका सही अर्थ क्या है, तो कह सकते हैं ऑप्शन में भी करेक्ट आंसर होगा। पुरानी चीजें ज्यादा दिन तक चलती है, इसीलिए कहा जाता है कि नया 9 दिन के लिए और पुराना 100 दिन के लिए होता है, क्योंकि पुरानी चीजें बहुत लंबे समय तक चलती हैं। अगला है, दिए गए वाक्यांशों में से सर्वोचित वाक्यांश चुनकर नीचे दिए गए मुहावरे को पूरा करें। यानी कि मुहावरा दिया हुआ है दूध का दूध, मुहावरा दिया हुआ है दूध का दूध डैश है, तो कह सकते हैं दूध का दूध पानी का पानी, दूध का दूध पानी का पानी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूध का दूध हो गया, पानी का पानी हो गया, तो बोलते रहते हैं हम सभी आम भाषा में, आम चाल भाषा में कि दूध का दूध पानी का पानी हो गया। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा पत्र वैयक्तिक पत्र की श्रेणी में आएगा। तो मित्र का पत्र आएगा, ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा आप सभी। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। चलिए, ये क्वेश्चन है आपके लिए जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट करके बताना है।